मोदी मुझे सिटीजनशिप पूछने वाले कौन होते हैं? बोलो हमारा सिटीजनशिप पूछने वाले। हम भारत के हैं और भारत में रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मरेंगे तो इस जमीन में जाएंगे। आप पूछेंगे मुझसे, मुझे तो गुस्सा आएगा अगर कोई मुझसे आकर पूछेगा कि आओ बताओ तुम कैसे भारत के सिटीजन हो। अगर खुदा ना खास्ता एनपीआर होगा इस मुल्क में तो एनआरसी तो हो ही जाएगा। एनआरसी तो हो ही जाएगा। जो बीजेपी के लोग टीवी के चैनलों पर जाकर झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो टीवी के एंकर शाम 9 बजे और प्राइम टाइम पर नरेंद्र मोदी का बाजा बजा रहे हैं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो। अगर तुम पढ़ना जानते हो तो पढ़ो उन रूल्स को, रूल 4 को पढ़ो, रूल 4 सबसेक्शन 3 को पढ़ो, रूल 4 सबसेक्शन 4 को पढ़ो। क्या कहता है ये एनपीआर क्या होगा, जिसका हमने जाकर केसीआर से कहा कि एनपीआर नहीं होना चाहिए तेलंगाना में। एनपीआर क्या है कि आपके घर पर आएगा कोई आदमी, और ये बीजेपी वाले बोलते कि 2010 में भी एनपीआर हुआ, बराबर हुआ, मगर 2010 के एनपीआर में और 2020 के एनपीआर में फर्क यह है कि घर पर आकर आपसे पूछा जाएगा कि आपके मां बाप कहां पैदा हुए थे, आपके मां बाप उनके पैदाइश की डेट ऑफ बर्थ क्या थी। ये क्यों पूछा जा रहा है? पूछो इन लोगों को। इसलिए पूछा जा रहा है मेरे भाई, मेरी इस बात का नोट कर लो आप। सिटीजनशिप का कानून क्या कहता है कि वो भारत का सिटीजन है जो 1987 से पहले पैदा हुआ। कौन सिटीजन है? बोलो मेरे साथ, जो 1987 से पहले पैदा हुआ। एक दूसरा, जो जुलाई 87 और दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुआ, वो भारत का शहरी है, सिटीजन है, बशर्ते कि उसके एक मां या बाप हिंदुस्तान के सिटीजन होना। एक क्या है कि 87 से पहले जो पैदा हुआ सिटीजन हो गया। दूसरा क्या है कि जो जुलाई 87 और दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुआ, वो भारत का शहरी है, बशर्ते कि उसका एक मां या बाप वो भारत के सिटीजन होना जब वो पैदा हुआ या पैदा हुई। तीसरा, जो 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ, उनके दोनों मां बाप भारत के सिटीजन होना। इसीलिए ये आपके पास आकर पूछ रहे हैं सवाल में, ये जो एनपीआर 8 सवालात उसमें ऐड किए गए, सवाल ये है, आपके पास आकर पूछेंगे, निजामाबाद के गांव में जाकर पूछेंगे, कितने गांव में रहने वालों को मालूम कहां पैदा हुए, क्या है बर्थ सर्टिफिकेट बताओ। अकबरुद्दीन अवैसी ने आरटीआई डाला और आरटीआई डालकर यह आरटीआई का जवाब आया कि सिर्फ शायद 29% लोग बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करते तेलंगाना में। आप बताइए, कोई अल्लाह रेड्डी के गांव में, कोई बोधन के गांव में, कोई निजामाबाद के गांव में, कोई आदिलाबाद के गांव में अगर रहेगा, कहां से लाकर बताएगा? पूछो। एक और सवाल उसमें ऐड कर दिया गया, आपका नंबर दो। क्यों नंबर चाहिए आपको मेरा? अब तो मैं जवान नहीं हूं, मेरा नंबर क्यों चाहिए आपको? नंबर 2। तीसरा पूछेंगे, आधार कार्ड दो, आधार कार्ड का है तो बता दो। ऐसे 8 नए चीजें उसमें हैं। क्यों पूछ रहे हैं आप ये चीजें, बताओ मुझे। तो बीजेपी वाले बोलते कि नहीं, सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं, वो फुला स्कीम है। अरे क्यों इतना झूठ बोलते तुम लोग? झूठ की भी कोई
सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि गरीबों के पेंशन, बेवाओं का पेंशन, ये तमाम आधार कार्ड की बुनियाद पर दिया जाएगा। जब आधार कार्ड है तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इस पर तशवीश हमको है। मेरे भाई, ये होगा एनपीआर जब होगा तो आपके घर पे आके खाली नाम वाम लिख लेंगे। ये 8 सवालात। उसके बाद एक लोकल रजिस्टर बनेगी। लोकल रजिस्टर में एक लो लेवल ऑफिशियल होगा, वो लिख देगा, क्या लिखेगा कि फहीम डाउटफुल सिटीजन है। वो लिख देगा कि हमारे यल्ला रेड्डी के एमएलए साहब भी डाउटफुल सिटीजन है। वो लिख देगा, उसको इख्तियार है, वो लिख देगा कि शकील आमिर भी डाउटफुल सिटीजन है। वो लिख देगा कि मौलाना लईक भी डाउटफुल सिटीजन है। अब होगा क्या कि जब एक ओहदेदार ये लिख देगा तो वो ऑफिसर बुलाएगा, आइए अब आप प्रूफ बताइए। प्रूफ क्या बताएंगे? क्या प्रूफ बताएंगे हम? बोलो। जिंदगी गुजर गई हमारी इस सरजमीन पर, 70 साल 75 साल के लोग हो गए। अगर उनको डाउटफुल सिटीजन करार दिया जाएगा, क्या प्रूफ लाकर दिखाएंगे? हमने यहां पढ़ा, अभी हमने यहां पर अभी प्रियम्बल पढ़ा। प्रियम्बल में हमने क्या कहा? लोग पूछते हैं, ओवैसी तुम बार बार लोगों को भड़काने का काम करते हो। मैं भड़काने का काम नहीं करता हूं। सुनो इस प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये संविधान में लिखा हुआ है। क्या एक यल्ला रेड्डी का एमएलए जाकर बोलेगा कि मैं सिटीजन, तुम मेरी शक कैसा करे तो उनकी डिग्निटी को क्या होगा? अगर फहीम जाएगा तो फहीम की डिग्निटी का क्या होगा? कौन होते हैं नरेंद्र मोदी मुझे सिटीजनशिप पूछने वाले? कौन होते हैं बोलो हमारा सिटीजनशिप पूछने वाले? हम भारत के हैं और भारत में रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मरेंगे तो इस जमीन में जाएंगे। आप पूछेंगे मुझसे, मुझे तो गुस्सा आएगा अगर कोई मुझसे आकर पूछेगा कि आओ बताओ तुम कैसे भारत के सिटीजन हो। क्या ये मेरी तौहीन नहीं होगी? ये तमाम की तौहीन होगी, उन तमाम की तौहीन होगी। इंसान गरीब हो सकता है मगर उसकी गीरत जिंदा रहती है। वो गरीब होगा मगर उसको अपनी इज्जत प्यारी होती है। कोई झोपड़ी में रहता है, कोई छोटे घर में रहता है, कोई महल में रहता है, कोई साइकिल चलाता है, कोई ठेला बंडी पर धूप छांव और बरसात में कारोबार करता है, मगर हर एक को अपनी इज्जत प्यारी होती है। बेइज्जत करने के लिए लाया जा रहा है। ये पूछा जाएगा। अच्छा, फिर अगर हमारे एलआरडी के एमएलए साहब बोल देंगे ये मेरा प्रूफ है, 150 साल से यहां पर हूं मैं, उनका नाम लोकल रजिस्टर में लगेगा। उसके बाद इनका, आप किसी इलेक्शन जीते सर, अब इनका जो पॉलिटिकल हरीफ होगा, जब यल्ला रेड्डी में लगेगी लिस्ट, वो जाके बोलेगा नहीं नहीं इन्हों तो है ही नहीं इंडियन। ये कानून में है, रूल 4 में है, रूल्स 4 सब सेक्शन 4 में है। आप बताओ मेरे भाई, नाम लगेगा तो ऑब्जेक्शन करेंगे। और ये आसाम में हुआ। आसाम में क्या हुआ कि ऑब्जेक्शन 1,80,000 लोगों का ऑब्जेक्शन डाला गया। किसके खिलाफ ऑब्जेक्शन डाला गया आसाम में? मां बाप का नाम आ गया आसाम के एनआरसी में, और उन मां बाप के 9 साल की बच्ची का कोई ऑब्जेक्शन डाल दिया। मां बाप का नाम आ गया, 9 साल की बच्ची का नाम नहीं आया, ऑब्जेक्शन डाल दिया। अब वो फिर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसीलिए एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के 2 रुख हैं। बीजेपी वाले लाख पुकार पुकार कर बोल लो, हम थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं, कोंचम कोंचम, लिटिल लिटिल। मैं लंदन जाके डिग्री हासिल किया। यकीनन हमारे वजीर आजम की तरह डिग्री मेरे पास नहीं है।
हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास क्या डिग्री है मालूम आपको? मालूम शकील आमिर क्या डिग्री है? वजीर आजम के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। यानी दुनिया में, हिंदुस्तान में एक ही आदमी के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, वो नरेंद्र मोदी के पास है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिलती है, एंटायर नहीं मिलती, इनके पास है। मेरे भाई ये हाल करना चाहते हैं, आप बताइए। एनपीआर, एनआरसी ये एक सिक्के के दो रुख हैं, और अमित शाह साहब बोलते हैं कि नहीं नहीं, एनपीआर का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने चीफ मिनिस्टर के सामने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट को रखा और रखकर बताया कि देखो सीएम साहब, इस रिपोर्ट के चैप्टर 5 में लिखा है कि एनआरसी एनपीआर एक है। मैं आज निजामाबाद के इस मजमे के सामने भी कह रहा हूं, चैप्टर 15 में पॉइंट 4 में लिखा गया कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरसी। मेरे भाई आप याद रखिए, किसी ने एक अच्छी मिसाल दी, अगर कोई निजामाबाद में जाकर मेवा खरीदता है, मेवे में जाम भी है, जामुन भी है, खरबूजा भी है, तरबूजा भी है, ये सब जमा कर लो, ये एनपीआर है। और उसके बाद निकालेंगे क्या? तरबूजे को निकाल देंगे, खरबूजे को निकाल देंगे और बोलेंगे डाउटफुल है, ये डाउटफुल है। ये है इस कानून में लिखा हुआ, ये कानून में लिखा हुआ है। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह है लिखा हुआ। अगर जब फाइनल लिस्ट जब बन जाएगी, लोकल लिस्ट बनकर जब आपको डाउटफुल सिटीजन करार दिया जाएगा, तो आपको 30 दिन में अपील, और फिर मेरे ख्याल से 90 डेज का टाइम है वो ऑफिसर को डिसाइड करने का। वो अगर नहीं करता, आप केस हो जाकर फॉरेस्ट ट्रिब्यूनल में केस लाओ, और हो सकता है कि डिटेंशन सेंटर में आपको डाल दे। आपको मालूम, जब डिटेंशन सेंटर जो आसाम में 8-8 साल 9-9 साल से डिटेंशन सेंटर में है लोग, 8-8 साल से 5-5 साल से डिटेंशन सेंटर में, और 3 साल में 28 लोग की मौत हो गई। 3 साल में 28 लोगों की मौत हो चुकी है आसाम के डिटेंशन सेंटर में, और 3-7 फुटबॉल फील्ड के साइज का एक नया डिटेंशन सेंटर आसाम में बन रहा है। क्या कहकर डाल दिया कि तुम फॉरेनर हो? अच्छा, जब फॉरेन डिटेंशन सेंटर बनता है तो उसको अख्तियार है अपने मुल्क को फोन करने का। वो कह रहा है मैं किसको फोन मिलाऊं, मैं किसको फोन मिलाऊं, मैं आसाम का पैदा हुआ हूं, मैं भारत का हूं, मैं किसको फोन मिलाऊं? मेरे भाई, ये जो सिनारियो आपके सामने रख रहा हूं, ये हकीकत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपसे फिर से अपील कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि एनआरसी के ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई, तो ऐलान कर दीजिए वजीर आजम कि मेरी हुकूमत एनआरसी नहीं करेगी। ऐलान करिए ना, क्यों डरते हैं आप? एक जुमले में कह दो आप कि एनआरसी नहीं होगा। नहीं कहेंगे, क्या करें? अभी तो कोई नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। एनपीआर, एनआरसी, फिर से कह रहा हूं, एक सिक्के के दो रुख हैं।